कल अपन पढ़ रहे थे स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। 2 स्टेप पढ़ लिए थे अपन ने। थर्ड स्टेप में अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। According to the fundamental law of chemical combination, in the chemical reaction, whatever be the mass or reactant, same product of same mass is formed. That means mass is conserved in complete reaction. Conserved यानी बचा हुआ रहना, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो कोई सा भी सब्सटेंस आ रहा हो केमिकल रिएक्शन में, कुछ भी मास और रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का जो मास होगा वो भी उतना का उतना ही रहेगा, चाहे वो टुकड़ों में हो, अलग अलग हो या एक ही कंपाउंड में हो। तो जितना इनिशियल मास था यानी C+O2 का था, उतना ही फाइनल CO2 का भी होना चाहिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये याद रखना आपको, ये प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। It can also be understood as the total number of atoms of any element is same on the reactant and on the product side, so it is necessary to balance the written equation. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उसके एलिमेंट्स के जो भी हैं उनके नंबर ऑफ एटम जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट के भी होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी। सो इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द रिटर्न इक्वेशन। इसीलिए कभी कभी अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि मास ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट शुड बी कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो C+O2 में तो चलो ऑलरेडी बैलेंस था, इधर एक C था उधर भी एक C है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 O है और राइट हैंड साइड में भी 2 O है, तो वहाँ बैलेंस था। अगर कभी कभी नहीं हो तो हमको बैलेंस करना ज़रूरी है उसको। Now fourth point, equation is balanced by increasing and decreasing number of molecules on both sides. Chemical equation is solved by hit and trial method. अच्छा, ये chemical equation को solve करने का एक method होता है hit and trial, जिसमें अपन क्या करते हैं, hit and trial method उसे कहते हैं कि मैंने कोई एक टेक्निक अप्लाई की, अगर वो सही हो गई तो ठीक है, फेल हो गई तो दूसरी टेक्निक अप्लाई करूँगी, जिससे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अपन उसमें ट्राई करते रहते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट से। Fifth, to balance chemical equation, firstly the atom other than oxygen and hydrogen are balanced. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी पहले एटम्स आ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी आ रहा है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, एनीथिंग, सबसे पहले उनको बैलेंस करना है इक्वेशन में। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन है C3H8O2 gives प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। अब आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में एक ही कार्बन है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन है। यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है, तो दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, पहले कार्बन को देखेंगे। कार्बन को देखने पे पता चला बैलेंस नहीं है और बैलेंस इसको करना है, तो क्या करूँगी मैं, देखो यहाँ 1 कार्बन था तो मुझे 3 कार्बन लाने हैं ऐसे, इसलिए मैं उसके आगे वाला उसके आगे मैं 3 को लिख दूँगी। इसका मतलब क्या है, 3 × 1, तो 3 × 1 3 होता है, यानी कार्बन का 1 था। और ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 था, ऑक्सीजन O2 था, यानी O के 2 थे उसमें एटम, तो 2 × 3 टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो नीचे वाले नंबर को सब्सक्रिप्ट में जो लिखा होता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, जो आगे लिखा होता है यहाँ फ्रंट में। समझ में आ गई बात। इस तरह से नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं अपन। अब देखो, अब मैंने कार्बन को बैलेंस कर दिया, 3C इधर हो गए, इधर भी 3C हो गए। अब मैं फिर से काउंट कर लेती हूँ। इधर मैं देख रही हूँ ऑक्सीजन मेरे 6, इधर मेरे 1 ऑक्सीजन है और इधर मेरे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन को देख लिया मैंने, हाइड्रोजन को देख लेती हूँ। हाइड्रोजन के इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, C बैलेंस होने के बाद मुझे इजी दिख रहा है H, तो मैं सबसे पहले H को बैलेंस करूँगी। तो मेरे यहाँ 2 थे H, यहाँ 8 थे, यानी 4 टाइम्स नज़र आ रहा है आपको, है ना। यहाँ तो 2 थे, यहाँ 8 थे, यानी 4 टाइम्स हो रहे हैं। तो इसके आगे मैं क्या लगा दूँगी, यहाँ पे 4 लगाते ही ये क्या बन जाएगा, 4 × 2। ठीक है, 4 × 2 बन जाएगा, तो 8। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 हाइड्रोजन हो गए आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे भी 8 हो गए। बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब उसके बाद आपने कार्बन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। अब आप वापस से देखो कि क्या मैच नहीं हो रहा। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का काउंट देखो, यहाँ 6 है, अब यहाँ 4 हो गया।
4 ऑक्सीजन हो गया ना, क्योंकि आगे 4 लग गया, और यहाँ ऑक्सीजन अभी भी 2 ही है, और यहाँ टोटल कितने हैं 6 + 4, यहाँ कितने हो गए टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए अपने पास, और इधर अभी भी 2 ही है। तो मैं इसके अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ऑक्सीजन मेरे 10 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ 5O2 कर देती हूँ, तो 5 × 2 10 ऑक्सीजन हो गए इधर, और इधर अपने इधर भी 10 ऑक्सीजन हो गए। अब एक बार फर्दर लास्ट इक्वेशन आने के बाद आप चेक कर सकते हो, सब चीज़ें काउंट कर लो। लाइक इधर 10 ऑक्सीजन है, इधर भी 10 ऑक्सीजन है, ठीक है टोटल। इधर 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, इधर 8H है, इधर भी 8H है, यानी तीनों चीज़ें जो एलिमेंट आ रहे हैं, 3 ही एलिमेंट थे इसमें, CO और H, तो तीनों यहाँ बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो अब अपनी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होने के बाद आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन वी रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट किसे कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो अब आपको यहाँ एलिमेंट के पास में देखो, अभी तक तो एस नहीं लिखा था, ब्रैकेट में एस लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये कार्बन सॉलिड है, फिजिकल स्टेट उसकी इस रिएक्शन में सॉलिड है, इसलिए मैंने यहाँ सॉलिड मेंशन किया है। O2 गैस थी, इसलिए मैंने उसके आगे G मेंशन किया ब्रैकेट में स्मॉल g, और CO2 जो बना वो भी गैस ही बना, इसलिए उसको भी मैंने क्या लिखा है, G ब्रैकेट में गैस। तो फिजिकल स्टेट मेंशन करना ज़रूरी है। तो आप जब भी इस चैप्टर में आगे इक्वेशन लिखोगे, आप सब चीज़ें मेंशन करते हुए लिखोगे। अब देखो इसके अलावा एक और स्टेट होती है लिक्विड और एक्वस में, देखो अंतर होता है। लिक्विड यानी सिर्फ वो सॉल्वेंट हो गया, जो कि अपना कुछ भी हो सकता है, H2 है जैसे यहाँ पे। एक्वस का मतलब ये है कि ये जो बनेगा ये पानी में डिज़ोल्व हुआ हुआ बनेगा, यानी ठीक है, स्टेट तो लिक्विड ही रहेगी उसकी अभी भी, पर एक्वस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व रहता है। तो CO सॉलिड हो जाएगा, H2 लिक्विड है ही, अलग स्टेटस की अभी, और मिक्स करने पे उनकी स्टेट क्या बन गई है, एक्वस। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में बता रखा है अपने को कि एक साइन दिया हुआ है, देखो ऐसे डबल एरो का। किस तरह से ये एरो, आधा ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर आधा ऐसे नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, यानी ये बोथ डायरेक्शन में हो सकती है, यानी रिएक्शन लेफ़्ट से राइट में भी जा सकती है, और राइट से वापस लेफ़्ट में भी जा सकती है। देखो हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कुछ ही रिएक्शन हो पाती है ऐसी, है ना। जैसे यहाँ देखो डबल एरो है, यानी N2 + H2 मिलके NH3 तो बना ही सकते हैं, और इसके अलावा NH3 भी टूट कर ब्रेक होके N2 और H2 में बदल सकता है, यानी ये दोनों रिएक्शन हो सकती है, इसलिए ये इस तरह का एरो जो है शो किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इस एरो को, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये एरो होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। देखो टेम्परेचर, ये देख रहे हो आप यहाँ, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर कहते हैं हवा के दबाव को, जैसे जनरली अपने एटमॉस्फेयर में 1 atm प्रेशर होता है, यानी हवा का दबाव 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और टेम्परेचर तो अब पता है 30-40 डिग्री सेल्सियस होता है, पर रिएक्शन होने के लिए देखो कितना टेम्परेचर चाहिए, 773 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और प्रेशर चाहिए 200 atm। तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है रिएक्शन के ऊपर, वरना अपन को पता नहीं चलेगा कि ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होती है या कितने प्रेशर पे। तो ये रिएक्शन लिखते वक्त ये सारी बातें होनी चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, उसकी फिजिकल स्टेट होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर उसको होने के लिए सब चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अपन ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। मैंने बताया था एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ती है, ठीक है। हीट को देखो इस सिंबल से भी लिखते हैं, ये जो ट्राइंगल का सिंबल होता है, इससे हीट को यहाँ पे अपन शो करते हैं। तो कभी लिखा है अगर इसका मतलब 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो बता रहा है कि इतनी हीट उसको चाहिए। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्योंकि हीट रिलीज़ होती है यानी बढ़ती है, ठीक है, इसलिए उसको प्लस साइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको, प्लस 10.5, यानी इसमें हीट रिलीज़ होगी। और अगर अपन को देनी पड़ती है हीट, तो क्या होता है एंडोथर्मिक में, उसमें अपन को हीट देनी पड़ती है।
और अगर हीट देनी पड़ रही तो माइनस साइन से अपन उसको शो कर देते हैं। और ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, यानी 21.6 किलो कैलोरी पर मोल के हीट जो देनी पड़ रही है, और ये 10.5 किलो कैलोरी पर मोल जो हीट रिलीज हो रही है। तो समझ में आ गया, ये तो अमाउंट है उसका, और साइन ये शो करता है कि देनी पड़ रही है या निकल रही है। 11 पॉइंट है, कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन द रिएक्शन इज रिटन अबव द एरो। अब कैटलिस्ट मैंने बताया था, कैटलिस्ट क्या होता है, तो वो अगर किसी रिएक्शन में काम आ रहा है, ज़रूरी नहीं है हर रिएक्शन में काम आए, तो जिसमें भी वो काम आता है उसको उसके एरो के ऊपर लिखना होता है, रिएक्शन के एरो के ऊपर उसको मेंशन करना होता है। जैसे यहाँ इन्होंने निकल Ni कैटलिस्ट को मेंशन किया, यानी इथीन से इथेन बनाना होता है, तो निकल कैटलिस्ट काम आता है, तो वो यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये जो अपन ने इस तरह से इक्वेशन लिखी है, इसका क्या फ़ायदा हुआ और इसकी क्या खास बातें निकल के आती है। अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज़ ऑप्टेन, यानी एक अपन को बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिएक्शन से। देखो पता चल रहा है ना कि कौन से टेम्परेचर पे हो रही है, कौन से स्टेट में हो रही है, कितना प्रेशर लग रहा है उसको, उसमें कोई कैटलिस्ट काम आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी बहुत सारी बातें उसके बारे में उनको पता चल गई है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास एक्सेट्रा आर ऑप्टेन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट कर रहे थे, कितने बन के आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नो, उसकी फिजिकल स्टेट अपन को पता चल सकती है कि लाइक सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, एक्वस में, एक्सेट्रा। थर्ड है रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रिएक्शन, दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब भी पता चल जाते हैं अपन को कि क्या कंडीशन चाहिए उसको होने के लिए। बाय इक्वेशन इट इज़ क्लियर वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इससे ये भी पता चल रहा है अपन को कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है या एक्सोथर्मिक, यानी हीट रिलीज हो रही है या देनी पड़ रही है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें अपन को पता चल गई। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, यानी वापस उसी डायरेक्शन में आ सकती है या नहीं आ सकती है, वो भी अपन को पता चल जाता है इससे। इसकी लिमिटेशन है, देखो कुछ बातें इसके मतलब इतने सारे स्टेप फॉलो करने के बाद भी अपन को नहीं पता चली, वो क्या है, इट डज़ नॉट गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने एक बात आपको बताई है हमेशा कि ज़रूरी नहीं है सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए, सारा का सारा नहीं बदलता, बहुत कम रिएक्शन ऐसा होता है, तो पॉसिबल है कि कुछ रिएक्टेंट भी बच जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन ये वाली नहीं देता है कि रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है या आधी कन्वर्ट हुई है या क्या है, तो ये सारी बातें ये नहीं बताता अपन को। सेकेंड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज़ नॉट क्लियर थ्रू इट, और इन इक्वेशन के थ्रू अपन को कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं पता है। कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं वो एक यूनिट वॉल्यूम में, वो होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो वो कॉन्सेंट्रेशन आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नहीं पता चलती, क्लियर नहीं होती इस इक्वेशन से। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और इसकी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। When chemical change occur in any substance, it differs in chemical composition and properties from main substance. This phenomena is called chemical reaction. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। जब भी कोई केमिकल कंपाउंड होता है और उसको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजारने के बाद उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन या प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी सब्सटेंस पदार्थ में केमिकली चेंज आना क्या कहलाता है, उसकी केमिकल रिएक्शन होना। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बट द टोटल मास इज कंजर्व्ड। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तो बदल दिया जाता है, पर मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है, यानी उतना का उतना ही रहता है। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन ये Mg+O2 मिलके MgO बना रहे हैं, ये दिखा किससे रहे हैं अपन, केमिकल इक्वेशन से। आप देख रहे हैं यहाँ सब कंजर्व्ड है, बैलेंस्ड है इक्वेशन, मास कंजर्व्ड है और स्टेट्स भी लिखी हुई है, फिजिकल स्टेट एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन, यानी ये मैग्नीशियम रिबन या Mg सॉलिड जो लिया इसने मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला रहा है, तो वाइट कलर का पाउडर मिल रहा है अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। हियर इन रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम ऑफ Mg इज 2 एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन O2 इज 4। ठीक है, O2 के कहाँ है यहाँ, Mg के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम O2 इज 2।
ये गलत। एंड आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑल्सो दिस नंबर रिमेन्स सेम। यहाँ O2 के एटम एक ही है, ठीक है ना, दो नहीं है, तो ये गलत लिख रखा है इसने। एंड आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इट ऑल्सो रिमेन्स द सेम। बाद में भी Mg के 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 है। यहाँ O2 नहीं, ऑक्सीजन के एटम 2 है सिर्फ, ठीक है ना, O2 के 2 है। मास ऑफ Mg एंड O2 रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। देखो किस तरह से बैलेंस है दोनों। Mg अगर यहाँ पे मास Mg का नंबर ऑफ एटम 2 है और इधर भी 2 है, ऑक्सीजन के भी इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो ये O2 नहीं, O सिर्फ ऑक्सीजन एटम O की बात होगी यहाँ, इसलिए ये ध्यान रखना आप। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, C+O2 गिव्स CO2। तो C का मास था 12, ऑक्सीजन का पता है अपन को 16 होता है, और ऐसे 2 है तो 16 × 2 32 मास हो गया इसका। प्रोडक्ट में आपको क्या दिख रहा है, C कार्बन का 12 और अगेन O 2 है 16 × 2 इसका मास, तो 12 + 32 44, इधर भी 12 + 32 44 मास कंजर्व्ड है। इन दिस रिएक्शन कोल इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोयले को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो अपन करते हैं सिगड़ी वगैरह में। हेयर कोल C एंड ऑक्सीजन O2 आर रिएक्टेंट, एंड ये तो रिएक्टेंट हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाले, और गैस CO2 फॉर्म्ड, वो क्या है, प्रोडक्ट। और इन दोनों की प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट है। देखो एक तो सॉलिड में था स्टार्टिंग में कोयला, और जलाने के बाद तो राख बन जाती है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ही होती है। Here 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2। 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ ग्राम चलती है, ध्यान रखना यूनिट। Total mass of reactant remain equal to the total mass of the product. Mass conserved है। In chemical reaction bond between atom of compound break and new bonds are formed. chemical reaction में क्या होता है, देखो यहाँ तो कोई बॉन्ड सिर्फ कार्बन अकेला था, O2 अकेला था, और नया बॉन्ड बन गया C और O2 के बीच में, जुड़ गया CO2 बन गया, जुड़ के C और O2 जुड़ के CO2 बन गया यहाँ पे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बॉन्ड टूटते भी हैं, जैसे यहाँ तो जुड़ रहे हैं, किसी किसी रिएक्शन में बॉन्ड टूटते भी हैं, तो नए बॉन्ड बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं, ये होता है केमिकल रिएक्शन में। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, वेलोसिटी एंड नेचर ऑफ रिएक्शन। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स की रिएक्शन बनाई गई है, ठीक है। कुछ किसके बेसिस पे, बॉन्ड के बनने और टूटने के बेसिस पे है, कुछ उनकी केमिकल एक्टिविटी के बेसिस पे, कुछ उनके नेचर ऑफ रिएक्शन, यानी उनका नेचर क्या है रिएक्ट करने का, उसके बेसिस पे। तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।